शांति निकेतन के गांव के पास वाली हवेली, जो अब तक अंधकार में डूबी हुई थी, रात के सन्नाटे में एक और बलि के लिए तैयार हो चुकी थी। कर्ण पिशाचनी का मौत का खेल और भयानक होने वाला था। अब ये हवेली मेरी है। बहुत दिन से यहाँ कोई खून की बूंद टपकी नहीं है। अब ये मनहूसियत कम हो गई है। मेरे आने के बाद इसमें बलि तो होनी ही चाहिए। हवेली के अंधकारों में कर्ण पिशाचनी एक पुरानी दहलीज से गुजरती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका विश्वास अपने गुलाम पंडित पर था, जो उसके हर हुक्म का पालन करता था। पंडित, ये रात एक और बलि मांग रही है। जा, एक नई दुल्हन को लेकर आ। हवेली के आंगन में बलि का समय आ गया है। पंडित बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सफेद आंखों के साथ घर से बाहर निकला। उसके मन में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ अपनी मालकिन का आदेश था। पंडित पास के गांव के घर में छुपकर देखता है। एक नई दुल्हन अपनी सुहाग रात के कपड़ों में अपने पति के साथ खड़ी थी। उसका हुस्न और उसका भोला चेहरा पंडित के लिए एक नई बलि का संकेत था। वो बिना आवाज के उस घर के पीछे से अंदर घुसा। पंडित ने उस दुल्हन को पीछे से पकड़ा, उसके मुंह पर कपड़ा डाल दिया और बिना एक शब्द कहे उसे हवेली की तरफ ले चला। उसका पति कमल, जो उस समय थोड़ा दूर था, उसकी चिल्लाने की आवाज सुन नहीं पाया। लेकिन कुछ देर बाद जब उसने देखा कि उसकी दुल्हन गायब है, तो वो एकदम परेशान हो गया। कहाँ गई मेरी दुल्हन? नीलिमा, कहाँ हो तुम? तभी उसने कुछ दूरी पर नीलिमा को एक आदमी के कंधे पर देखा। रुक जा, तू जो कोई भी है मेरे हाथों से नहीं बचेगा। कमल ने तेजी से अपनी बाइक स्लाइड की और पंडित के पैर में लड़कर बाइक सहित गिर गया। पंडित ने भी अपना बैलेंस खो दिया और नीलिमा को लेकर गिर गया, लेकिन वो तुरंत उछलकर भागने लगा। वहीं गिरने से घायल हुए कमल को वापस उठकर बाइक पर बैठने में समय लग गया। नहीं, मैं तेरा पीछा जहन्नुम तक नहीं छोड़ूंगा। रुक जा। उसने अपनी बाइक उठाई और हवेली की तरफ जाने वाले रास्ते को देखा। उसके मन में एक ही ख्याल था, अपनी दुल्हन नीलिमा को बचाने का। हवेली के आसपास का इलाका उसे अजीब लगा, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। पंडित अपनी मालकिन कर्ण पिशाचनी के सामने एक लाश की तरह बेहोश दुल्हन को ले आया। हवेली के अंधेरों में कर्ण पिशाचनी के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। दुल्हन के बेजान शरीर को देखकर उसने अपनी भूख को महसूस किया। बहुत अच्छा पंडित, ये बलि मुझे और शक्ति देगी। जैसे ही वो बलि की तैयारियां कर रही थी, हवेली के बाहर बाइक के ब्रेक्स की तेज आवाज हुई। कमल हवेली के बाहर पहुंच चुका था। वो ढूंढता हुआ हवेली के अंदर घुसा और अंधेरों में नीलिमा को ढूंढने लगा। नीलिमा, कहाँ हो तुम? अंधेरे में एक आवाज उसके कान में गूंजी। ये नीलिमा की आवाज थी। मैं इधर हूँ, मुझे मदद चाहिए, मुझे शैतानों से बचाओ कमल। कमल उम्मीद में अपनी दुल्हन की आवाज का पीछा करता हुआ अंदर चला आया। उसने देखा एक औरत जो दुल्हन के रूप में थी उसके सामने खड़ी थी। तुम यही हो? मैं आ गया हूं तुम्हें बचाने। लेकिन जब वो करीब गया, तब उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसके सामने जो दुल्हन थी वो धीरे धीरे अपना असली रूप बदलने लगी। कर्ण पिशाचनी ने अपना असली रूप धारण किया। उसके हसीन चेहरे की जगह अब एक भयानक और भूतिया शक्ल थी। उस आदमी के पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। तेरी दुल्हन की बलि पहले ही दी जा चुकी है और अब तेरी बारी है।
कमल को अब समझ आ चुका था कि उसकी नीलिमा अब जिंदा नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। कर्ण पिशाचनी उसके करीब आई, अपने खूनी नाखून उसके गले में घुसा दिया। नहीं! कमल का दर्द से चिल्लाता हुआ चेहरा धीरे धीरे बेजान होता गया। कर्ण पिशाचनी ने उसका खून पिया, अपनी शक्तियों को और प्रबल किया। हवेली के आंगन में उस दिन एक और बलि चढ़ गई थी। आज की रात एक और बलि चढ़ गई है और मौत का ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं। इधर तानी के दिल में एक अजीब सी परेशानी छाई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर के एक छोटे से कमरे में वो डॉक्टर नवेंदु के पास अपनी चिंताएं लेकर चली आई। डॉक्टर, मुझे आपसे बात करनी है। मैं अच्छे से जानता हूं तान्नी, तुम हाल ही में अर्जुन और राज के मसले को लेकर काफी परेशान हो, लेकिन मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं कि इतनी प्रॉब्लम्स में इस प्रॉब्लम का हल कैसे किया जाए। दरअसल डॉक्टर, अर्जुन भी अपनी जगह पूरी तरह गलत नहीं है। अगर मैं या कोई और भी उसकी जगह होता तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करता। क्या? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब है कि जहाँ कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड की जा सकती है वहाँ भी राज अर्जुन को प्रोवोक करने की कोशिश करता है। वो इनोसेंट बन के डॉन्ट मानना किसी को भी चुभेगा। हाँ, ये तो मैंने भी नोट किया है, लेकिन राज हमारा वेल विशर रहा है और शायद सबकॉन्शियसली वो तुम्हें मन ही मन चाहता हो और उसकी फीलिंग्स कुछ इस तरह बाहर आ रही हो। आई होप ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि अब मेरे पास इस सब से डील करने का समय और ताकत दोनों ही नहीं है। तान्नी, कुछ और भी हुआ है क्या जो मुझे ना पता हो? हाँ, बीते कुछ दिनों से मुझे भी कुछ अजीब सा हो रहा है, जैसे मेरी शक्तियाँ धीरे धीरे खत्म हो रही हो। कोई चीज़ मेरी शक्तियों को कम कर रही है और मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रही हूँ कि समस्या की जड़ कहाँ है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है तान्नी? क्या तुमने कुछ नया महसूस किया है? हाँ, पिछले कुछ दिनों से जब भालुओं ने हमला किया था, मैं अपनी शक्तियों को जागृत नहीं कर पाई। घर की नज़र से मैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे मेरी शक्तियाँ किसी ने कमजोर कर दी हो। डॉक्टर नवेंदु ने तानी को घूर के देखा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे कोई जवाब समझ नहीं आ रहा था। तभी एक कोने में छुपा राज, जो उनकी सारी बातें सुन रहा था, धीरे से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो किसी राज को छुपा रहा हो। यानी अपना ये काम सही से हो रहा है। जैसे ही डॉक्टर तानी को समझाने की कोशिश कर रहा था, राज चुपके से घर के वाटर प्यूरिफायर के पास गया। उसने अपनी जेब से एक पाउडर निकाला और बिना किसी आवाज के उस प्यूरिफायर के अंदर डाल दिया। कुछ देर बाद राज अर्जुन को ढूंढता हुआ जंगल में बढ़ रहा था और उसे कुछ दूर पर एक कैंप लगाए अर्जुन दिखा। अर्जुन, इस तरह कैंप में रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना, तुम्हारी राह का एक रोड़ा हट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं अर्जुन, सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुमसे बात करने को अब कुछ बचा है क्या राज? तुमने तो सब बिगाड़ दिया। अर्जुन, मुझे माफी चाहिए। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम्हारे और तानी के बीच कोई गलतफहमी हो। शायद मैंने हद पार कर दी। मैं सिर्फ मदद करना चाहता था, पर चीजें हाथ से निकल गई। अर्जुन ने राज की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था, लेकिन अंदर एक सॉफ्ट दर्द भी था। बीते हुए दिनों की यादों ने उसके दिल में एक भारी बोझ छोड़ा था। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और जमीन की तरफ देखा। माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा क्या? तुमने जो किया उसका कोई असर नहीं होगा। मैं समझता हूं अर्जुन, शायद मैं अपनी जगह गलत था, पर मेरा इरादा कभी तुम्हें दुख देने का नहीं था। मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आना चाहता, और अगर मेरी वजह से दोस्ती पे कोई दाग लगा है तो मैं उसे मिटाना चाहता हूं। अर्जुन ने कुछ देर चुप रहकर राज की बात को अपने दिल में तौलने की कोशिश की। उसका गुस्सा अब भी था, लेकिन राज की बातों में सच्चाई थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपना गुस्सा थोड़ा कम करते हुए बोला, ठीक है राज, शायद सब कुछ बिगड़ गया, लेकिन अब हम वापस चलते हैं। लेकिन याद रखना, इस बार अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा।
राज और अर्जुन जंगल के रास्ते से वापस चल पड़े। दोनों के दिल में एक अजीब सी हलचल थी। जब राज और अर्जुन वापस घर आए, तानी और डॉक्टर नबेंदु उन्हें देखते ही खुश हो गए। तानी ने अर्जुन की तरफ देखा जैसे उसे बड़ी राहत मिली हो। अर्जुन, तुम दोनों वापस आ गए? सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। थैंक गॉड। चलो ये तो अच्छी बात है। मुझे लगा कि कुछ गलत ना हो जाए। तुम दोनों ठीक हो और एक दूसरे के साथ हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ऐसे समय में हम सबको एक दूसरे की साथ की जरूरत है। लेकिन तभी एक और आवाज ने उन सबको हिला दिया। जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए एक खतरनाक गर्जना उनके कानों में गूंजी। विक्रम की भेड़िए जैसी गरज। सबके चेहरे पे एक ही पल में चिंता छा गई। तानी ने अपने हाथ को अर्जुन के हाथ में कसकर पकड़ लिया। राज की मुस्कान एक पल में मिट गई और अब वो भी डर और चिंता के साए में आ गया था। ये आवाज क्या विक्रम? हाँ, ये वही है। वेयरवुल्फ विक्रम वापस आ गया है। लगता है कर्ण पिशाचनी अब नया खेल खेलने वाली है। सभी एक पल में और भी सतर्क हो गए। जंगल की ठंडक अब और गहरी हो गई थी और दूर कहीं से विक्रम के गूंजते कदमों की आहट आ रही थी।